डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बेहतर चल रही होगी और उसी क्रम में आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं, सेट नंबर 15। इससे पहले हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 के जो भी एस्पिरेंट हैं। ये है आपका 11th-12th यानी वर्ग 2 के लिए, पीजीटी राजनीति विज्ञान के लिए प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट है आपका डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो रंजीत सर उन्हीं के जो प्रैक्टिस सेट है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस के या पॉलिटी का सेक्शन या और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व किए हैं, या और भी अदर स्टेट के जो हम लोग पीजीटी के स्तर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व किए हैं। तो आप चैनल पर विजिट करके आप लाभ ले सकते हैं। बेहद कम समय है आपके पास, जो भी कंटेंट है आपके पास उसको पढ़िए और रिवाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिए। अदर स्टेट के खासकर आरपीएससी या चंडीगढ़ का या एच टेट का या एमपीएससी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो आप उसको सॉल्व कीजिए। यूपी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से फायदा ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो पीजीटी के क्वेश्चन यूपी पीजीटी के क्वेश्चन है वो एकदम एकदम फैक्ट आधारित है, रूट लगे नहीं रटंत वाले पर आधारित है, क्योंकि बीपीएससी आपका कंसेप्ट पे पूछ रहा है। तो वैसे क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए जो कंसेप्ट बेस्ड हो। चलिए बिना देर किए सॉल्व करते हैं। आज का सेट नंबर 15 है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सेट नंबर 15 की और आगे बढ़ने से पहले देखिए, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बड़ी बात अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, और ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी भला और हमारा भी भला हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है या इसके साथ किसी प्रकार का डाउट है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास को सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण से स्वाधीन या अलग माना है? किसने, यानी जो राजनीतिक विकास है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसको सोशियो इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन से अलग या स्वाधीन या स्वतंत्र विषय माना है? कौन? गैब्रियल आमंड, लुसियन पाई, डब्ल्यू रोस्टो या सैमुअल हंटिंगटन। देखिए, एक तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, 4 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एक ही प्रश्न आपका एकदम बेहद महत्वपूर्ण जरूर आएगा। तो अभी 4 प्रश्न आप पक्का कर लीजिए इन 4 टॉपिक से पढ़ के। तो इसका जो राइट आंसर होगा लुसियन पाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए हैं। याद रखिए, तीनों लक्षण बार बार आपसे पूछता है, क्या इनमें से लुसियन पाई द्वारा बताए गए कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? तो राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता और उसका विभेदीकरण और राजनीतिक प्रक्रिया में समता, यानी क्षमता, समता और विभेदीकरण, 3 चीज आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में एप्पलबी समिति की स्थापना हुई थी? पहला, भारत में एप्पलबी समिति की स्थापना हुई थी निम्नलिखित में सुधार करने के लिए किस चीज की सुधार करने के लिए एप्पलबी समिति की स्थापना हुई थी? याद रखिएगा, 1952 सितंबर 1952 में एप्पलबी समिति की स्थापना हुई थी। तो 1952 सितंबर 1952 में एप्पलबी समिति की स्थापना हुई और इसने अपना रिपोर्ट दिया 1953, 1 वर्ष के पश्चात। और ये जो संबंधित था आपका किससे? भारतीय प्रशासन से संबंधित था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? यानी कौटिल्य की शासन व्यवस्था में अगर वो रूप दर्शक की बात करता है तो उसका क्या मतलब है? ब्यूटिशियन, मजिस्ट्रेट, सिक्कों का निरीक्षक या जमींदार। याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीआरई 2 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा, जो रूपदर्शक की बात करता है कौटिल्य, वो सिक्कों के निरीक्षक का ही अधिकारी है, जिसका काम है सिक्कों का निरीक्षण करना। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का अधिकार मिला है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 48A, 48 जो है आपका कृषि से संबंधित है, उसी में 48A को शामिल किया गया, जो पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का अधिकार मिला है। तो ये कब लागू
कब इसको शामिल किया गया, ये भी पूछता है। 48A को कब शामिल किया गया, तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपयोगितावाद के डीएसएमएल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में किसने सहायता की? याद रखिएगा, श्रीमती हैरियट टेलर, बी राइट आंसर होगा। और चूंकि याद रखिए सबसे बड़ी बात ये मिल की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? देखिए ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था और इसमें भी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। तो राज्य के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण क्रम कौन सा है? देखिए, तो राज्य के विकास में जो राज्य के विकास का जो सही क्रम है, एक तो सबसे पहले पूर्वी राज्य, फिर उसके बाद रोमन साम्राज्य है, फिर सामंती साम्राज्य है, फिर राष्ट्र राज्य है। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? जो सेकुलर है या जो आपका सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्ष राज्य, आप किसको कहेंगे? तो उस राज्य को आप पंथ निरपेक्ष राज्य कहेंगे जब कि वह राज्य किसका कोई धर्म न हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द स्टेटस, जिसे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ है, प्रथम प्रयुक्त हुआ है? यानी जो स्टेट जो शब्द है, यानी जिसको आप राज्य बोलते हैं, वो किस भाषा जो स्टेटस शब्द से हुआ है? तो 8वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जो आपका ये स्टेटस, स्टेट की उत्पत्ति स्टेटस लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से स्टेट की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है राज्य। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें चूंकि लैटिन नहीं है, लैटिन तो वर्ड है ही नहीं, तो लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिए वो तो लैटिन वर्ड है आपका स्टेटस। लेकिन जो आपका ग्रीक भाषा है, चलिए छोड़िए, ज्यादा बोलेंगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसमें याद रखिए कि लैटिन वर्ड है। ठीक, लैटिन वर्ड के स्टेटस शब्द से स्टेट की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से कौन एक एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है? एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है। क्यों? अब ये प्रश्न देखिए, अब नहीं समझ पाएंगे। यानी एकीकृत सत्ता का बचाव नहीं करता, राज्य के एकीकृत सत्ता का समर्थक नहीं है, इसका मतलब क्यों? उसका विरोधी है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, यानी बहुलवाद का समर्थक है और एकलवाद का विरोधी, यानी संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचक है। तो याद रखिएगा, बोदा, हॉब्स और जॉन ऑस्टिन ये राज्य की जो संप्रभुता का सिद्धांत है, एकलवादी सिद्धांत का समर्थक है। लेकिन जो क्रैब है ये बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है, इसलिए एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है क्रैब। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा है, सही नहीं है। कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? देखिए, राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, सही है। समाज राज्य से व्यापक है, सही है। सरकार राज्य की अभिकर्ता है, ये भी सही है। लेकिन जो डी ऑप्शन है, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, बिल्कुल नहीं, राज्य के सदस्य अनिवार्य है, ये आपका कथन सही नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी किस पुस्तक में? तो जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता की एकलवादी या विधिशास्त्री व्याख्या की और उसकी पुस्तक का नाम था लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र पर व्याख्यान। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो आपका बोधा हुआ संप्रभुता के सिद्धांत का जनक हुआ और उसकी पुस्तक का नाम था 6 बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक। उसमें संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या तो करता है, ठीक, लेकिन उसमें तमाम तरह के प्रतिबंधों का भी मतलब कि उस पर थोप देता है और उसमें से एक प्रतिबंध ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानून थे। तो ये राइट आंसर का बोधा। 13 है, बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न एक रूप में व्यक्त करते हैं। तो राज्य को जो बहुलवादी किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो ऐसी संस्था के रूप में व्यक्त करते हैं जो कि वो समुदायों का समुदाय है।
क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप पढ़ते ही हो, अगर आपने हॉब्स लॉ रूसो को पढ़ा होगा तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो क्या है, उसके अनुसार राज्य क्या है? याद रखिएगा, सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है उसके प्रतिरोध में आया। ठीक, तो राज्य क्या, एक मानव निर्मित संस्था है, तो भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कि राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत से किसका नाम संबंधित है? तो नहीं, राज्य का जो ऑर्गेनिक थ्योरी है या टेरियोलॉजिकल बोलते हैं, या राज्य को जीवित जीवधारिक रूप में इसी को बोलते हैं, वही है सावयवी सिद्धांत। राज्य की तुलना जीव के रूप में करता। तो 15 का डी राइट आंसर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर सावयवी सिद्धांत में इनका नाम जुड़ा हुआ है। 16 है, निम्नांकित में से राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित कौन है? यानी राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसमें पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो याद रखिएगा, सर हेनरी मैन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन से मामले में भारतीय संसद को 24वें संवैधानिक संशोधन को अधिनियमित करने के लिए प्रदान किया गया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये संविधान संशोधन भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है। चौबीसवें संविधान संशोधन को अधिनियमित करने के लिए क्या प्रदान किया गया? ये होगा आपका गोलकनाथ मामला। ठीक, ये आपका ठीक, गोलकनाथ मुकदमे में अपने उन पूर्ववर्ती निर्णयों को उलट दिया था जिसमें संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था कि वह संविधान के मूलभूत अधिकारों संबंधी भाग 3 सहित सभी भागों में अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? राज्य नहीं है और किस आधार पर पहचानेंगे आप? तो उसका पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है संप्रभुता। जिस राज्य के पास संप्रभुता होगी वो राज्य होगा, संप्रभुता नहीं होगी तो राज्य नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जो आपका न्यूयॉर्क है ये मतलब कि इसके पास संप्रभुता नहीं है। बाकी फ्रांस, गाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया तीनों के पास संप्रभुता है, तो राज्य है, तो इसलिए न्यूयॉर्क राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, हम लोग ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी जो राजनीति विज्ञान है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पेपर आपका लगभग जून माह में प्रस्तावित है। और उम्मीद है कि आप पॉजिटिवली प्रिपरेशन में लगे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव बनाइए। सबसे बड़ी बात, कोई क्या कहता है कि नहीं, क्या ऐसे नेगेटिव चीजों से आप दूर रहिए। इसका सबसे बड़ा उपाय है कि रोज आप 6-7-8 घंटा पढ़िए। जो एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। जो भी डाउट हो स्वयं आप उसको किसी टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर लीजिए। तो इस वजह से आप बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से जब उसमें आप रोज प्रोग्रेस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस स्वतः बढ़ता जाएगा। ठीक, ज्यादा हाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। एस्टेट आप क्वालिफाई है और जितना सीट है वो आपके लिए पर्याप्त है। कंपटीशन बहुत कम है। ठीक, लेकिन फिर भी आप इसको हल्के में ना लें। कम से कम आप इसमें 80 में से अगर 55 क्वेश्चन भी कर देते हैं सब्जेक्ट में और उधर आप 24 प्लस लाते हैं उस पर, 24 जीएस में और इसमें 55 आप टारगेट रखिए। किसी भी कैटेगरी वाइज आप से बात ही नहीं करना, ना आप बात करेंगे, बस आपका ये है 24 जीएस में और 55 प्लस सब्जेक्ट में। चलिए 19वां प्रश्न, वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किसने दी है? किसने दी है? याद रखिएगा, ये मैक्सी का कथन है। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस घटक की भूमिका सर्वाधिक निर्णायक रही है? राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। एक प्रश्न जरूर आता है और मार्क्सवाद से संबंधित 2-3 प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो 20वां प्रश्न जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 21, कि संसदीय व्यवस्था की विशेषता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? तो संसदीय व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है संसदीय व्यवस्था में, सही है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। सरकार का स्थिर कार्यकाल ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली की व्यवस्था न कि संसदीय शासन व्यवस्था की, इसलिए डी सम्मिलित नहीं है। 22 देखिए, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था। अरस्तु किससे सर्वाधिक प्रभावित था?
याद रखिएगा अरस्तु जो है, जो प्लेटो की पुस्तक है द लॉज, उससे प्रभावित था। एक तो उसकी कहना मतलब कि तीनों ही चारों ही उसी की पुस्तक प्लेटो, लेकिन अरस्तु जिनसे ज्यादा प्रभावित था होता है उसकी लॉज की पुस्तक द लॉज। क्वेश्चन नंबर 23, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार जो राज्य है आपका क्या है कि किसी साध्य के लिए एक साधन मात्र है। ठीक, ये उदारवादी कंसेप्ट है कि इसके तहत राज्य को एक मानव निर्मित संस्था माना गया है और जिसका उद्देश्य व्यक्ति के कल्याण हेतु कार्य करना है, जिस वजह से राज्य एक साधन है जिसका साध्य व्यक्ति का आर्थिक और मानसिक विकास। 24 ये आपको मैच करना है, एक तरफ सिद्धांतकार हैं उनसे संबंधित सिद्धांत। तो जो मार्टिन कप्लान का सिद्धांत है किससे जुड़े हैं? ये मार्टिन कप्लान आपका व्यवस्था सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। एंड्रे गुंटर फ्रैंक ये आपके प्रसृता सिद्धांत यानी डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़ा है, ये आपको हमेशा याद रखना है। हैंस जे मर्गेनथाउ ये आपकी यथार्थवादी सिद्धांत से जुड़े हैं और मिखाइल गोर्बाचेव पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट से जुड़े हैं। ठीक, ये आप मैच कर लीजिए। ठीक, 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, कौन ये मानता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षक जन्मत होता है? कौन? तो जो कोई बहुलवादी विचारक होगा या आधुनिक विचारक होगा या व्यक्तिवादी विचारक होगा वही कहेगा। तो ये आपके लास्ट की। क्वेश्चन नंबर 26, राजाओं के दैवी अधिकार का अग्रणी प्रवक्ता कौन था? यानी राज के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ये भी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए जब एक दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो उसमें यही पता चलता है कि प्रश्नों का पूछने का तरीका, एक ही प्रश्न को आप किस तरीके से मतलब पूछ सकते हैं उसका उत्तर एक ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य राजाओं के दैवी अधिकार का अग्रणी प्रवक्ता जेम्स प्रथम हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? 27 देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, ये भी प्रश्न आपका बेहद महत्वपूर्ण है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता कौन से इसमें से नहीं है? मतदान की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करना और दोनों ही राजनीतिक स्वतंत्रता, लेकिन विचरण एवं आवागमन की स्वतंत्रता ये आपका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत, तो ये आपका नहीं है। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? समूह सिद्धांत यानी समूह सिद्धांत मतलब प्रेशर ग्रुप्स की बात करने वाले। ठीक, उसके बाद इंटरेस्ट ग्रुप की बात करने वाले कौन हुए? तो आर्थर बंटले का आपने नाम सुना होगा, उनकी फेमस पुस्तक है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने समूह सिद्धांत का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की थी? तो स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना करने वाले हुए, ये कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी था, ये होंगे आपके टी.एच. ग्रीन। 30, निम्नलिखित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? कौन है? तो है आपके अर्नेस्ट बार्कर, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कौन इस विचार का अग्रणी है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए? कौन इस सिद्धांत का समर्थक है? ये है आपके आप ही के देश के अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 32, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार प्राचीन काल में कौन सी व्यवस्था स्थापित थी? कौन सी सिद्धांत स्थापित थी? मार्क्सवादियों के अनुसार जो प्राचीन काल में कौन सी व्यवस्था स्थापित थी, ये पूछ रहा आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा उनके अनुसार आदिम व्यवस्था थी। ठीक, ऑप्शन में नहीं है तो आदिम व्यवस्था, इसको सही कर लीजिए। और जो चरण है उसके जो 5 चरण है आप भी उसको याद कर लीजिए। कभी कभी क्रम भी पूछ देता है, या कभी पूछ देगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, या अंतिम क्रम पे कौन था। 33, कि राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका मत है? नैतिकता की बात करता है कौन? ये बात करने वाले हैं आपके कांट महोदय। ठीक, बी। क्वेश्चन नंबर 34, उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम कौन से मामले में यह निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूलभूत ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक,
तो याद रखिए कि आप भली भांति परिचित हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान ने नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में रखा है? मौलिक कर्तव्य आजकल का जो ट्रेंड है, अभी ये नहीं पूछा है किस अनुच्छेद में है, कब किस संशोधन के तहत शामिल किया, उनमें से आपसे मौलिक कर्तव्य दे देगा, पूछ देगा किन में है कि नहीं, या लास्ट में किस कौन सा जोड़ा गया, किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। चलिए देखिए, एक तो आपके देश की रक्षा करना, आयकर का भुगतान करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर को सुरक्षित करना, यह है मौलिक कर्तव्य। जन संपत्ति की रक्षा करना, ये भी है। तो इसमें से 1, 3, 4 ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया, यानी राज्य के जगह हॉब्स कौन सा शब्द यूज करता है? बताइए। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो वो है आपका कॉमनवेल्थ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा जाता है या बौद्धिक जनक कहा जाता है? कौन है वो? बौद्धिक शिशु किसे कहा जाएगा? ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु किसे कहा जाएगा? तो होगा आपका श्रेणी समाजवाद। ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से एक दबाव समूहों की तकनीक नहीं है। दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनका काम लॉबिंग है, हड़ताल है, और एक घेराव। तो घेराव के तहत, हड़ताल के तहत, और एक विचारधारा का प्रसार प्रचार वो नहीं करते, इनकी कोई विचारधारा नहीं थी, सभी विचारधाराओं में शामिल होते हैं ये, इनका बस अपना काम है केवल और केवल अपने हितों की पूर्ति करना। ठीक, तो डी राइट आंसर होगा। 39 देखिए, कि निम्नलिखित में से किसने शैक्षिक योग्यता का मत देने के अधिकार के रूप में समर्थन किया है? यानी मतदान करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता के अनिवार्य है या शैक्षिक योग्यता के आधार पर आपको मतदान करने का अधिकार के सिद्धांत की व्याख्या करने वाला कौन हुआ? तो वह जीएस मिल। क्वेश्चन नंबर 40, जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है किस चीज की? याद रखिएगा, उदारवादी राज्य का वो, यानी उदारवाद का जनक हुआ जॉन लॉक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतःशासकीय संगठन का उदाहरण निम्नांकित में से कौन है? याद रखिएगा, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? बेहद आसान सा प्रश्न, बेहद कॉमन और बेहद महत्वपूर्ण। ये प्लेटो का मानना था। क्वेश्चन नंबर 43, संविदावादियों में कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है? बेहद आसान सा प्रश्न है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये मानना है कि जो प्राकृतिक अधिकारों से राज्य को सीमित करने वाला, पहली बार लिमिटेड गवर्नमेंट या सीमित शासन या सीमित सरकार की व्याख्या करने वाला कौन हुआ? और दोहरा समझौते की बात करने वाला कौन हुआ? जॉन लॉक, उदारवाद का जनक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44, नव प्रत्ययवाद का प्रतिपादक कौन नहीं है? 44, इसी को आदर्शवाद भी बोलते हैं इसको, या नैतिकतावाद बोलते हैं, तो आप इसको सही बता सकते हैं उस हिसाब से। ये होंगे आपके कांट महोदय, सी राइट आंसर होगा, इमैनुअल कांट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। बेहद आसान सा प्रश्न है और ये बार बार आपसे पूछा गया, TRE 1, TRE 2 और स्टेट में भी। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन आपका हीगल महोदय का।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह कौन है? तो आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले मैकियावेली, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वॉर, ठीक, ये उनकी रचना है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है किसके द्वारा? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि करने वाले कौन हुए? याद रखिएगा, जॉन लॉक। ठीक, 3 प्राकृतिक अधिकार की बात करता है। अब बताइए कौन कौन से, ये सोचिए कौन कौन से, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या वरीयता किसको देता है ये भी, और उसकी पुस्तक का नाम भी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन प्रत्ययवादी आदर्शवादी विचारक नहीं है? निकलिए, अभी प्रश्न आया था, आपसे पूछा था प्रत्ययवाद। अभी कंफ्यूज मत हुई है कि प्रत्ययवाद तो हमें कभी पढ़ा नहीं, तो क्या प्रत्ययवाद को ही आदर्शवाद बोलते हैं। 48, आदर्शवादी विचारक किसमें से कौन सा नहीं है? तो आपको पता ही है, ग्रंथम उपयुक्तवाद का समर्थक है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये आपका आदर्शवादी विचारक नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पारस्परिकता का सिद्धांत किसका विचार करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि राष्ट्र द्वारा व्यापार अवरोधों को कम करना और बदले में दूसरे राष्ट्र के द्वारा भी उतने ही कम हो। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 95 में हुई, जनवरी 1995 में हुई। ठीक, और इसमें लगभग 153-154 सदस्य हैं, ठीक, वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 50, वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन था? ठीक, तो कौन थे? जो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वितरणात्मक न्याय के प्रतिपादक कौन है? अग्रणी सबसे पहले तो अरस्तु है, और याद रखिए वर्तमान में पूछे, समकालीन, वर्तमान में तो एक्सपायर हो गए, समकालीन में पूछे तो जॉन रॉल्स भी। 51, कि कौन इस विचार का समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर की विभिन्नता का प्रतिनिधि होना चाहिए? तो हैं आपके विल किमलेका। ठीक, ये बहुत संस्कृतिवाद से संबंधित है, विल किमलेका। 52, नीचे दिए गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? इसमें कौन से लोग, कौन से विचारक जो हैं शक्ति के रूप में राज्य की व्याख्या करते हैं? देखिए, इसमें से ग्रीन तो चूंकि आदर्शवादी है, मैकियावेली, नीत्शे और कैटलिन तीनों ही क्या है? शक्ति के रूप में राज्य की व्याख्या करते हैं, यानी 1, 3, 4, यानी डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53, निम्नलिखित में से कौन निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है? अगला प्रश्न है। कौन निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है? तो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने वाले हुए आपके थॉमस हॉब्स। लेवियाथन इसकी पुस्तक 1651 में रचना हुई। सब राज्य की जगह ये कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है, इकहरे समझौते की बात करता है, निरंकुश राजतंत्र की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 54, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस देश में है? याद रखिएगा, तो जो आपका स्विट्जरलैंड है वहां पे क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता कौन सी नहीं है? तो राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, महाभियोग की प्रक्रिया, ये दोनों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है, ये संसदीय शासन व्यवस्था का गुण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन में बेहद महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, फिर से मैं आपसे कहूं, अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक, जिसमें हम लोग जो बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित जो 5 ऑप्शन वाले हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस पे या जो डिफिकल्टी लेवल है उस पर हम आधारित जो मॉडल पेपर है उसको, और आपको मतलब कि जो टॉपिक वाइज जो आपके एमसीक्यू है वो, और बाकी जो और भी जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपको मटेरियल मिल जाएगा। उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, बेहद कम कीमत में बेहद
मतलब कि आपका अंडर पॉकेट अंडर बजट है। तो 56 का राइट आंसर होगा कि आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा, संरचनात्मक नहीं है, बाकी इंस्टीट्यूशनल और आपके समुदायात्मक या अप्रतिमानी और प्रतिमानी शामिल है। तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, जैक्सोनियम सिद्धांत को निम्नलिखित भी कहा जाता है, यानी जैक्सोनियम सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, इनामी प्रणाली को। ठीक, ऑप्शन सी। तो जैक्सोनियम सिद्धांत अमेरिकी राजनीतिज्ञ एंड्रयू जैक्सन और उनके समर्थक द्वारा बनाया गया था। इसको इनामी प्रणाली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार क्या है। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पॉलिटी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक कारक नहीं रहा है। यानी भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण कौन सा नहीं रहा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, संप्रदायवाद। क्वेश्चन नंबर 60, स्वराज पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। यानी स्वराज पार्टी की जब स्थापना हुई तो उसका संस्थापक कौन था, पहला संस्थापक या पहला अध्यक्ष कौन था। याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद उत्पन्न हुई निराशा को दूर करने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 में, और इसमें मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, विठल भाई पटेल इसमें अग्रणी नेता थे और इस दल ने विधानसभा चुनाव में भारी विजय भी प्राप्त की। तो इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे सी.आर. दास थे। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन से इसमें से सही सुमेलित नहीं है। वो है आपका कानपुर षड्यंत्र केस 1924, बल्कि 1924 नहीं 1923 है। ठीक, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, ये आपको मैच करना है। सोपानिकी यानी हायरार्की यानी पदानुक्रम ये सोपान प्रक्रिया से संबंधित है। लोक प्रशासन पर रिपोर्ट 1951 ये आपकी ईडी गोरवाला साहब है। ठीक, और भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छटाई परीक्षा कब लागू हुई। ये लागू, इससे संबंधित कौन है, डी.एस. कोठारी, के.एस. कोठारी, सॉरी के.एस. कोठारी। और सहायक एजेंसी कौन की, हाउसकीपिंग। ठीक, ये मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी गई। तो याद रखिएगा, जो बारदौली है 1928 में जो गुजरात में हुआ बारदौली सत्याग्रह में, वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी और गांधी जी ने इनका तो मोहन लगा दिया। गांधी जी के द्वारा प्रचार के कारण इनको सरदार के रूप में भविष्य में जाने जाना लगा। क्वेश्चन नंबर 64 कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। ठीक, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाने जाते हैं। ये बेहद फेमस है, तो है आपका मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, गलत गलत है गलत है गलत है, मार्ले मिंटो नहीं, गलत मैं बोल दिया, याद रखिएगा। ये तो 1909 है ना, ये मार्ले मिंटो 1909 है, बल्कि ये जो आपका 1917 है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा को हम जानते हैं, जो कि 1900 भारत परिषद अधिनियम 1919 में आया और ये सुधार के रूप में 1917 में ये इस पे मोहर लग गई, लेकिन लागू हुआ 1919 में। क्वेश्चन नंबर 65, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं था। जो आपका असहयोग आंदोलन है जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया, तो इसकी प्रमुख जो कार्यक्रम थे क्या क्या थे और इसमें कौन से कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो कानूनों की अवमानना इसमें शामिल नहीं था, बाकी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और न्यायालयों का बहिष्कार और 1919 के अंतर्गत निर्वाचनों का बहिष्कार तीनों शामिल था, लेकिन सी कानूनों की अवमानना शामिल नहीं था। तो सी राइट आंसर होगा। 66 देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1909 मार्ले मिंटो सुधार।
67 कि संविधानवाद होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जो संविधानवाद है ये एक आपका गत्यात्मक अवधारणा, इसमें स्थायित्व के साथ ही साथ गत्यात्मकता भी पाई जाती है, यही कारण है कि प्रगति का साधक बना रहता है। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी गतिशील। ठीक, सी राइट, बी राइट आंसर होगा गतिशील। ये आपका कथन और कारण है। ठीक, ये चलिए, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली प्रस्तावित की गई? किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन व्यवस्था को प्रस्ताव में लाया गया, लेकिन लागू नहीं हुई, केवल प्रस्तावित की गई। तो आप इस चीज से भी समझ सकते हैं, तो याद रखिएगा 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली प्रस्तावित की गई, लेकिन कभी ये व्यवहार में लागू नहीं हो पाई। 69 माउंटबेटन प्लान आधार बनी, माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी? तो जो माउंटबेटन प्लान है वो आपके ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता के हस्तांतरण का आधार बनी, यानी भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। क्वेश्चन नंबर 70 निम्न में से किस विचारक ने मृत्यु दंड का विरोध किया था? तो मृत्यु दंड का विरोध करने वाले जो विचारक हुए वो आपके टीएच जैन महोदय हुए। 71 देखिए कि किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? कौन है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, तिलक या केशव चंद्र सेन? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम के रूप में जाना जाता है। ड्रेन थियरी इन्हीं के द्वारा दिया गया, जिसको आप धन निष्कासन सिद्धांत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 भारत एक गणराज्य है क्योंकि? भारत को गणराज्य कहेंगे, रिपब्लिक कहेंगे, क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे हम क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ वह निम्नलिखित में से किस जगह संपन्न हुआ? बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, कब की, कहां किया गया? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसका कांग्रेस के अधिवेशन की गांधी जी, महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई, वो था आपका बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक, और जो ये आपकी मद्रास जो 1927 वाला है M.A. अंसारी के द्वारा किया गया। ठीक, और जो आपके 1928 का जो कलकत्ता है मोतीलाल नेहरू, और 1931 का कौन किया? कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 28 के बाद जो 29 वाला हुआ वो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 74 कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का इनमें से कौन प्रथम अध्यक्ष था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यानी बेसन के द्वारा भी होम रूल चलाया गया। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल का इनमें से अध्यक्ष कौन था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये होंगे स्वयं बाल गंगाधर तिलक महोदय। इनको मराठा केसरी और गीता रहस्य जैसी रचना लिखने के लिए बेहद मतलब कि जाना जाता है। इन्होंने इनकी रचनाएं क्या थी? मराठा केसरी और गीता रहस्य। क्वेश्चन नंबर 75 ये आपको मैच करना है। असहयोग आंदोलन जो कि आप जानते ही हैं कि 1920 में हुआ, लखनऊ पैक्ट 1916, बंगाल का विभाजन 1905 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 76 विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय यानी अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा लिया जाता है? विधानसभा के सदस्यों की अगर निर्योग्यताओं यानी उनको उनके पद से यानी को योग्यता का प्रश्न है तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? तो याद रखिएगा राज्यपाल द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 192 के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 प्यारे साथियों, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, अगर आपको लगता है कि कोई सजेशन भी देना चाहते हैं और क्या आपके लिए हम लोग प्रोवाइड करें, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी कोई और चीज इसमें नया जोड़ने के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या किसी भी अन्य सब विषय को जोड़ने के लिए, शामिल करने के लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, 77 देखिए कि
इनमें से कौन एक नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? न्यू लिबरलिज्म का कौन सा इसमें से विशेषता नहीं है? याद रखिएगा, नव उदारवादियों का तर्क है कि बाजार सब लोगों को अपनी अपनी योग्यताओं और अपने अपने संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग को प्रेरणा देता है। नव उदारवाद की बुनियादी मान्यताएं स्वेच्छा तंत्रवाद से मिलती जुलती हैं। यह सिद्धांत समकालीन विश्व में हस्तक्षेप ने लेसेस फेयर ठीक की नीति को फिर से अपनाने की मांग करता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें प्रमुख तर्क नहीं हुआ है ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो आपको पता है 1916 का लखनऊ पैक्ट। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस लीग में समझौता हुआ। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछता है। इस समझौते में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया तथा लीग ने स्वराज को अपना समर्थन दिया। तो ये राइट आंसर होगा 1916। 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मूल कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो लोक प्रतिनिधित्व का सम्मान करना ही आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? ये भी आपको बताना है। तो जब आप अनुच्छेद 75 को पढ़ेंगे, अनुच्छेद 75 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नियुक्त होता है प्रधानमंत्री। चलिए, तो ये था आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ठीक, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस जो है, रंजीत सर का ये प्रैक्टिस सेट है, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और भी तमाम प्रैक्टिस सेट है, उन लोग उसको भी सॉल्व किए हैं। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तमाम जो आपके मैराथन है, कॉन्स्टिट्यूशन का है या थ्योरी का है या इंटरनेशनल रिलेशन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका, और अलग अलग से तमाम राज्यों के, विभिन्न राज्यों के पीजीटी इस तरह के हम लोग क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया है। आगे भी करते रहेंगे। चैनल पर बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ठीक, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।